आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल। मैं हूं रमेश कुमार शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, देश और दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। 7 मई की रात से प्रारंभ हुआ ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर भी हो गया और ऑपरेशन सिंदूर जारी है की घोषणा भी हो गई। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अचानक हुए सीज फायर के विरोध में माहौल को देखकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन भी हो गया। सोशल मीडिया में अपने अपने तरह से लोग लिखने भी लगे, कोई अचानक हुए सीज फायर के विरोध में तो कोई समर्थन में, कोई इसके लाभ गिना रहा था तो कोई इसके नुकसान, कोई इंदिरा गांधी को महान बता रहा था तो कोई नरेंद्र मोदी को। इस पर आज मेरा एक छोटा सा आकलन 1959 में जन्म लेने के बाद 1962 के चाइना युद्ध की तो मुझको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी है वो इतिहास पे, पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में छपी हुई सूचनाओं के आधार पर ही है। लेकिन जितनी जानकारी है उससे ये जरूर मालूम हुआ कि जवाहरलाल नेहरू की संवेदनशीलता, भावुकता या अदूरदर्शिता के कारण चाइना ने हमसे वो युद्ध जीत लिया। जब जवाहरलाल नेहरू पंचशील के सिद्धांतों का व्याख्यान करते हुए पूरी दुनिया में घूम रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए घूम रहे थे, उसी समय गद्दार चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और हम असावधान थे। हमारी असावधानी की वजह से हम पराजित हुए और हमारी लाखों वर्ग किलोमीटर की ज़मीन चाइना हड़प कर गई। मेरे बताने का आशय ये है कि चाइना की निगाह भारत पर आज से नहीं 1962 के पहले से है। चाइना एक विस्तारवादी देश है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। 1914 के बाद जब शी जिनपिंग भारत आए तो वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री ने उनको अपने गांव में बुलाकर, अपने शहर में बुलाकर झूला भी झुलाया और उनकी बहुत खातिरदारी भी की। परिणाम क्या निकला? डोकलाम का युद्ध। भले ही हमारे राजनेता इस बारे में कुछ भी न बताएं, लेकिन वास्तविक सत्य यह है कि डोकलाम में भी हमारे सैनिक मारे गए और हमारी भूमि पर उसने अनाधिकृत कब्जा भी कर लिया। हमारी सीमा पर उसने अनाधिकृत गांव भी बसा लिए और हम उसको लाल आग तो क्या, आंख उठाकर भी न देख सके। 1962 के बाद 1965 का युद्ध हुआ, जिसकी हल्की हल्की जानकारी मेरे मानस पटल पर आज भी है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल थे अयूब खान। BBC हिंदी के भारत में संवाददाता थे, कोई टुली करके थे। उन्होंने जनरल अयूब का भी इंटरव्यू लिया था, जिसपे जनरल अयूब से उन्होंने पूछा था कि युद्ध के बाद जब आप भारतीय प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो कैसे बात करेंगे। उस समय जनरल अयूब ने बड़े घमंड से कहा था कि वो मुझसे क्या बात करेगा, मेरी लंबाई 5 फुट 6 इंच है और वो 4 फुट 6 इंच का है। यही बात जब मार्क टुली दिल्ली आए तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री से पूछी। लाल बहादुर शास्त्री ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि युद्ध होने दीजिए,
युद्ध होने के बाद मैं आंख ऊपर करके बात करूंगा और वो आंख नीची करके बात करूंगा। दुर्भाग्य से वो दिन नहीं आया और पहली बार और अब तक का एक बार का ऐसा कारनामा हुआ कि युद्ध पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ और समझौता ताशकंद में कराया गया। संभवतः उस समझौते से हमारे लाल बहादुर शास्त्री सहमत नहीं थे और उस कराए गए समझौते के दुख ने ही संभवतः उनको हार्ट अटैक आया और वो ताशकंद में ही मृत्यु हो गई। बताते हैं जो लिखा है कि उस समय भी हमारी सेनाएं लाहौर तक घुस गई थी और हम बिल्कुल लाहौर पर कब्जा करने वाले थे। उसी समय युद्ध विराम हो जाता है और ताशकंद समझौता की पटकथा लिख दी जाती है। फिर 1971 का युद्ध हुआ जिसका मैं भी प्रत्यक्षदर्शी हूँ, इस मायने में क्योंकि मेरा गांव रेलवे स्टेशन के किनारे था और युद्ध के बाद जो हमारे भारतीय सैनिक पश्चिम बंगाल से ट्रेन द्वारा वापस आ रहे थे उनको अपने स्टेशन पर रोककर उनका स्वागत करने का सौभाग्य भी मुझको मिला। वो युद्ध भी जब हमने पाकिस्तान की 89,000 सेना का सरेंडर करवा दिया था, पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश का निर्माण करवा दिया था, उसके बाद भी हम शरणार्थी समस्या से जूझते रहे और जिसको हमने आज़ाद कराया था आज वो देश भी हमको आंख दिखा रहा है। 71 के युद्ध के बाद 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। यद्यपि वो सार्वभौमिक नहीं था, एक स्थान विशेष तक सीमित था, लेकिन युद्ध भयंकर हुआ और उसकी भी किस्से कहानियाँ सोशल मीडिया में आज भी उछल रहे हैं। 1999 के बाद पाकिस्तान से हमारा कोई पूर्ण युद्ध नहीं हुआ, घोषित युद्ध नहीं हुआ। अघोषित युद्ध तो पाकिस्तान करता ही रहता है। उरी में हमारे जवानों पर हमला हुआ, हमने एक स्ट्राइक करके अपनी पीठ थपथपा ली और उसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानकर चुप बैठ गए, ये सोचकर कि इस स्ट्राइक से पाकिस्तान सबक लेगा और भविष्य में वो कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन ये केवल एक मृगमरीचिका थी और 2019 में हमको पुलवामा में अपने 40 जवानों को शहीद करके उसकी कीमत चुकानी पड़ी। पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद भी हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की और हम फिर पीठ थपथपा करके चुनाव जीते, ये सोचकर कि पुलवामा एयर स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान को शायद बुद्धि आ गई होगी और वो हम पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन हुआ फिर वही। 2025 का अप्रैल का वो महीना जब पहलगांव की बैसरन घाटी में हमारे देश के 26 निर्दोष पर्यटकों को धर्म पूछ कर पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा मार डाला गया और उसके पीछे पाकिस्तानी सेना के गवर्नर मुनीर का कुछ दिनों पहले दिया गया वो बयान था जिसमें वे द्विराष्ट्रवाद की बात करते हुए हिंदू और मुसलमान को दो अलग अलग कौमें बताते हुए इनमें किसी भी तरह की एकता से इनकार किया गया। पहलगाम में मारे गए हमारे पर्यटकों के बाद ये देश एक बार फिर गुस्से से लाल हो गया और भारत का एक एक जन उबल रहा था कि हम पाकिस्तान को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देंगे। ये केवल भारत का जनमानस नहीं कह रहा था, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं बिहार की एक रैली में ये उद्घोषणा की थी कि ये कायराना हमला करने वाले आतंकवादी
दुनिया के चाहे जिस छोर में होंगे उनको ढूंढ के मारा जाएगा और आतंकवाद की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। भारतवासी आश्वस्त थे। 7 मई को पाकिस्तान ड्रोन से हमला करता है सीमावर्ती क्षेत्रों में और भारतीय सेनाएं उसका जवाब देती है। हमारी सेनाओं के पराक्रम पर और उनके अचीवमेंट पर मैं नहीं मानता कि इस देश का कोई भी व्यक्ति शंका करेगा या संशय करेगा। जो बताया जा रहा है सेना द्वारा, जो बताया गया, उस पर देश का एक एक बच्चा विश्वास कर रहा है। फिर आया वो 10 मई का दिन, जो अब तक के इतिहास का सबसे कलंकित दिन था, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक्स पर किए गए एक ट्वीट से देशवासियों को ये जानकारी हुई कि सीज फायर हो गया। मैं युद्ध विराम शब्द का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि युद्ध तो घोषित ही नहीं हुआ था, तो युद्ध विराम कैसा। हाँ, गोलियां चल रही थी इधर से भी उधर से भी, तो सीज फायर जरूर होगा। और इसकी सूचना हमको अमेरिका से मिली। कष्टदायी ये था। उसके बाद औपचारिकता की गई और प्रेस ब्रीफिंग कर ये बताया गया कि दोनों देशों के डीजीएमओ से वार्ता के बाद सीज फायर का निर्णय लिया गया। लेकिन एक प्रश्न अब भी अनुत्तरित है। 1948 के बाद से ही जब हमारे देश का ये सार्वभौमिक स्टैंड रहा है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर का मसला हमारे और पाकिस्तान के बीच का है, इसमें हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ये ट्रंप, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी अपना मित्र बताते रहे, और उसने 10 मई को युद्ध सीज फायर की घोषणा करने का श्रेय अपने को देते हुए अगले दिन फिर ट्वीट करता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1000 वर्ष से चली आ रही कश्मीर समस्या है, उसको भी मैं सुलझाऊं। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने उसके अगले दिन एक और ट्वीट किया कि ये हमने दोनों देशों को व्यापार न करने की धमकी देकर ये सीज फायर करवाया। इन तीनों प्रश्नों के जवाब भारत के आधिकारिक रूप से सक्षम किसी राजनेता द्वारा, किसी मंत्रालय के सचिव द्वारा आज तक नहीं दिए गए। हाँ, हमारे देश के जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं, वो सारी समस्याओं का हल सूत्रों के माध्यम से बता देते हैं। वो बता देते हैं कि सूत्रों के अनुसार भारत ने अमेरिकी मध्यस्थता को नकारा, लेकिन भारत का कोई जिम्मेदार मंत्री, जिम्मेदार सचिव, जिम्मेदार प्रधानमंत्री ने आकर के ये बात अब तक नहीं कही। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भारतीय जनमानस के उद्वेलित होने की जानकारी होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री 23 मिनट के लिए टेलीविज़न चैनलों में आए और देश के नाम उन्होंने एक संबोधन किया, जिसमें उन्होंने सेना द्वारा हासिल किए गए लक्ष्यों की जानकारी दी और आतंकवाद से लड़ने का अपना संकल्प दोहराया भी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किए गए ट्वीट के बारे में एक भी शब्द उन्होंने नहीं कहा। हम समझ सकते हैं पाकिस्तान एक बहाना है। पाकिस्तान को जिंदा और मजबूत रखना आज चीन और अमेरिका की जरूरत है। हमको बढ़ता हुआ देख सकने की सामर्थ्य न चाइना में है और न अमेरिका में। अमेरिका तो हमारा जन्मजात शत्रु है। जब से मैंने होश संभाला है, मुझे याद है 71 में भी नारा लगा था, इस दुनिया में 3 कसाई,
भुट्टो निक्सन चाउमिन लाई की जगह आज शी जिनपिंग ने ले ली। और अमेरिका तो शुद्ध व्यापारिक देश है, वो भी हमारा कभी हितैषी नहीं रहा। इतिहास बताता है कि अमेरिका कभी भी हमारा स्वाभाविक मित्र नहीं रहा है, तो आगे हम उससे उम्मीद कैसे कर सकते हैं। विश्व की बदली हुई परिस्थितियां इस बात को चीख चीख कर कह रही हैं कि सावधान हो जाइए। पाकिस्तान से युद्ध कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक बराबरी पर तौल दिया है, वो चिंतित करने वाला भी है और हमको सचेत करने वाला भी। 1940 से 1944 तक लड़ा गया द्वितीय विश्व युद्ध की आहट के प्रकाश में तृतीय विश्व युद्ध की आहट सुनाई पड़ने लगी। चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो, इजराइल फिलिस्तीन, अमेरिका ईरान युद्ध हो, हमें ये आहट दे रहे हैं, संकेत भी दे रहे हैं कि तृतीय विश्व युद्ध सन्निकट है। और हमको भारत को भी उस तृतीय विश्व युद्ध की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए अपनी रणनीतिक, अपनी कूटनीतिक और अपनी सैन्य तैयारी करनी ही होगी। ये तो समय बताएगा कि हम कितने सक्षम होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ये संदेश सुनना और उसके अनुरूप चलना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल चैनल और मैं हूँ रमेश कुमार शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।